हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लासेस में मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस किया था और उससे अगर आप पिछला क्लासेस देखेंगे जिसमें मैंने एंसेंट और मिडिवल हिस्ट्री को डिस्कस किया था थ्रू द PYQ, जिसमें हम बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से PYQ को एनालिसिस करते हुए हम जो है संपूर्ण इतिहास यानी कि कंप्लीट हिस्ट्री को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। क्योंकि देखिए, कंप्लीट करने के लिए हमें पूरे बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं तो। और हमारे पास इतना समय भी नहीं बचा है क्योंकि हार्डली हमारे पास अब 1 महीना बाकी है बिहार के 17वीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को होने में। तो इसीलिए बेहतर है कि मैंने आपके लिए एक जो कोर्स लॉन्च किया था जिसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और इसमें मैं क्या कर रहा था, आपको PYQ के थ्रू हिस्ट्री डिस्कस करवा रहा था, जिसमें हम 69 से लेके 42 तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। और इस दौरान हम देखेंगे कि वो जो क्वेश्चंस थे, इतने 10 या 12 सालों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस किस मुख्य टॉपिक से निकल के आए हैं। उसके बाद जब हम ये PYQ एनालिसिस वाला सेक्शन कर लेंगे तब हम क्या करेंगे, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैं आपको बताऊं, हाँ तो दोस्तों, जिस तरह से हम एंसेंट पहले क्लासेस में डिस्कस किया था और इसके अलावा एंसेंट और मिडिवल का पार्ट मैंने एक साथ बना दिया था और आर्ट एंड कल्चर, इस पार्ट को जब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लासेस में तो मैंने बताया था कि 69 से लेके 42 सॉरी 48 52 और 48 आप ले लीजिए कि 48th BPSC के प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, इसके हम पैटर्न को देख रहे थे पहले। क्या ये पैटर्न क्या था क्वेश्चंस पूछने का? तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब बिहार का PPSC का पैटर्न है, जो ट्रेंड है, वो अब शिफ्ट होने लगा है। कैसे शिफ्ट हो रहा है वो अब शिफ्ट हो रहा है UPSC के पैटर्न के हिसाब से। हालांकि उतना टफ नहीं हुआ है अभी भी काफ़ी चांसेस है कि इसको आप इजी तरीके से अगर पढ़ेंगे, आपने बेसिक बुक्स पढ़ा होगा, आपने थोड़े से स्टैंडर्ड एनालिसिस करेंगे, एक अपना अप्रोच लगाएंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हालांकि पैटर्न में बदलाव तो हुआ है क्योंकि पहले जो पैटर्न हुआ करता था बिहार का, आपको पता है 67 आज से 3-4 साल पहले चले जाइए तो उस समय जो पैटर्न में बदलाव था वो वन लाइनर वाला था। पहले जो क्वेश्चंस आते थे कि वन लाइनर हमने क्वेश्चंस पूछ दिया और इसके जो आंसर्स होते थे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वाले थे, है ना। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स अगर कोट करूंगा यहाँ पे, तो पहले क्वेश्चंस पूछा जाता था कि बैटल ऑफ पानीपत, ये एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको लिख रहा हूँ कि बैटल ऑफ पानीपत कौन सा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ था। और आपको वन लाइनर क्वेश्चंस, ये था आपका आज से 3-4 साल पहले का पैटर्न BPSC का, जिसमें आपके आंसर्स होते थे वो वन वर्ड में था कि ठीक है इब्राहिम लोदी और बाबर का ऑप्शंस दे दिया आपको, ठीक है, हेमू और बैरम खान का एग्जाम्पल्स आपको दे दिया, महाराणा प्रताप और अकबर का एग्जाम्पल आपको दे दिया। तो इस तरह से आपके ये आंसर्स होते थे और हम इजीली क्या करते थे, टिक कर लेते थे। तो उस समय जब आज से 3-4 साल पहले जब हम BPSC को पढ़ते थे तो हम ज़्यादा बुक्स को डेप्थ एनालिसिस नहीं करते थे, ज़्यादा बुक को हम डेप्थ में नहीं पढ़ते थे। हम कहीं भी GK GS की एक वन लाइनर का सब्स्टिट्यूट बुक ले लेते थे और उसे हम पढ़ के क्वेश्चंस को टैकल कर लेते थे हिस्ट्री की अगर बात करें तो। और आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है हिस्ट्री का, क्योंकि अकेला BPSC में हिस्ट्री का जो एक एवरेज मार्जिन है, ठीक है, एवरेज क्वेश्चंस का जो नंबर है वो 30 to 35 है, 35 से अब भी रहता है क्वेश्चंस। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो 150 क्वेश्चंस वाले किसी एग्जाम में अगर 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, अगर 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप इसका वेटेज देखिए, यानी कि आपका 1/4 ऑफ जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ हिस्ट्री का रहता है बिहार में। तो अगर आपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से फेस कर लिया, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, आपका जो चांसेस है एग्जाम क्लियर करने के लिए वो बढ़ जाएगा। अब अगर आपको मैं बताऊं तो हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ मेमोराइजेशन की ज़रूरत है, जिसमें सिर्फ आप याद कर लीजिए, ठीक है, और मेमोराइजेशन के साथ साथ आपको एनालिसिस की स्किल्स होनी चाहिए, है ना, एनालिसिस स्किल्स, जहां पे आपको लिंकेज बनाना आना चाहिए। अगर आपने लिंकेज कर लिया, जैसे कि अगर मैं
किसी ऐसे दौर की बात करूं, ठीक है, कि हमारा इतिहास कब से शुरू होता है और कब जाके ख़त्म होता है, या बीच में मैं अगर किसी एक डायनेस्टी की बात कर लूं, ठीक है, कि चलो मैं जो हमारे यहाँ मगध की जब अपनी एम्पायर बनी, बहुत सारे डायनेस्टी आते गए उसमें, ठीक है। तो अगर मैं डायनेस्टी की बात करूँ, ठीक है, कि मगध में क्या बोलते हैं, आपका जो डायनेस्टी शुरू होता है वन बाय वन नीचे की तरफ अगर आप जाइए, ठीक है, तो जैसे मैं आपको अगर बात करूं कि मौर्य साम्राज्य की बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर इसकी पतन होती है तो किसका जो दौर शुरू होता है, इसका पतन होता है तो किसका दौर शुरू होता है। तो अगर आपको ये लिंकेज पता होगा तो आप यूपीएससी या बीपीएससी किसी भी पेपर्स को ईजी से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो लिंकेज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी के भी क्वेश्चंस देखिए तो यूपीएससी ने पिछले से पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था इस तरीके से, और उसके बीच में 4-5 रूलर्स के नेम थे कि मौर्य साम्राज्य का उदय होने से लेकर और जो पतन होता है, एक समय में थोड़ा नाम भूल रहा हूँ, एक साम्राज्य का पतन हुआ, उसके बीच में कितने, ठीक है, रूलर्स आए या कितने एम्पायर बने, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस का एक लिंकेज रहता है बीपीएससी में एंसेंट और मिडाइवल के अगर हम फॉर्म में बात करें तो। साथ ही साथ मॉडर्न में भी अगर बात करो तो मॉडर्न में भी आपने बिहार के क्वेश्चंस में भी देखा होगा कि पिछले साल एक क्वेश्चन आया था कि एक मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में थी कि उसका डेट, फिर 4 इस तरह से नाम थे जिसको एक एक करके हमें देखना था कि उसमें जो कांग्रेस की सूरत स्प्लिट हुई थी उसका था डेटा था, 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के बारे में था। तो ये देखना था कि आपको जो है ईयर वाइज चीज़ें लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से बीपीएससी आजकल क्वेश्चंस को है जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो बीपीएससी में भी अब ये वन लाइनर जो सब्सटीट्यूट है आपका, ये जो वन लाइनर सब्सटीट्यूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका शिफ्ट हो चुका है। अब शिफ्ट कहाँ हो गया, अगर मैं आपको पिछले कुछ वर्षों का क्वेश्चंस दिखाऊं तो आप देखेंगे कि किस तरह से जब मैंने आज डिस्कस किया था क्वेश्चंस आपको, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये क्वेश्चंस लेता हूँ, मेघवर्मन के बारे में था, ठीक है, मेघवर्मन के बारे में था कि श्रीलंका के रूलर्स थे तो उन्होंने किससे परमिशंस मांगी थी। तो जैसे देखो क्वेश्चंस भी थोड़ा बड़ा हो गया है, यानी क्वेश्चन अब हो गया है थोड़े से सब्जेक्टिव टाइप, है ना, क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो गया। हालांकि ये आंसर्स आज भी वही थे, बट इसके अलावा अगर मैं आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल्स दिखाऊं, जैसे अगर मैं ये क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है, तो पहले क्या पूछ देता था क्वेश्चंस कि हर्षा के टाइम में कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे और चंद्रगुप्ता के टाइम में कौन से फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आए थे। लेकिन अगर अभी आप देखो इस क्वेश्चन को, अगर इस पैटर्न में, तो अब बदलाव हो गया, अब क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया हुआ है ना। अब स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो गया हुआ है, यानी कि आप स्टेटमेंट के फॉर्म में देते हैं जिस तरह से यूपीएससी पूछता है, और मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं आपको, एमसीक्यू इन्होंने आंसर्स को बना दिया है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला ये जो आंसर्स है वो हो गया कि क्या एक ही से ये ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ठीक है, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरह से, और एक नया बिहार ने क्या किया है कुछ पिछले 2 एग्जाम से कि वो आंसर्स के जो टाइप है उसमें ABCDE तक बढ़ा दिया उन्होंने, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव तो चलो ठीक था, लेकिन ऑल ऑफ द अबव भी हो गया हुआ है, उसके अलावा 3 स्टेटमेंट भी रहते हैं। तो इस तरह से कुछ आपके पैटर्न में बदलाव आया है। तो हमने लास्ट क्लासेस में 69 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, साथ ही साथ मैंने आपको पैटर्न के बारे में बताया था, जैसे मैंने ये क्वेश्चंस बताया था आपको नीति साल, और मैंने आपको बुक्स का नाम दे दिया था। और ये जो बुक्स थे, ये जो बुक्स थे बच्चे, उसको एक एक करके मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक्स का नेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आप ये क्वेश्चंस अगर यूपीएससी का भी सॉल्व करोगे या बीपीएससी का, तो आपको डायरेक्ट बुक्स और उससे रिलेटेड ऑथर्स के नाम पूछ दिए जाते हैं, ठीक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कितना ये इंपॉर्टेंट था, और इसको अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइम से बुक्स और ऑथर पे अगर एंसेंट और मिडिवल के टाइम में आएंगे तो नहीं छूटेगा। हालांकि मैंने आपको टॉपिक भी सेलेक्ट करके बताया था कि हम जब टॉपिक करेंगे बहुत सारे, ठीक, अगर आप मेरा मॉडर्न हिस्ट्री वाला वीडियो देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने किस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स को पिक किया था अकॉर्डिंग टू द PYQ एनालिसिस। जब हम PYQ एनालिसिस करते हैं तो हमारा ये कहना नहीं है कि हम बाकियों की तरह आपको सिर्फ 1 by 1 क्वेश्चंस करवाएंगे। 1 by 1 क्वेश्चन जब आपका मैं PYQ एनालिसिस करके बस एक फॉर्मेट बताऊंगा कि ये फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट के बाद मैं आपको टॉपिक पिक करूंगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं।
और उसके बाद हम एक एक करके उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, दो फायदे हैं आपके। एक तो आपको PYQ का आइडियाज हो जाएगा कि हाँ ठीक है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी बात, PYQ हम सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में एक जो है बहुत ही बड़ा रोल और जो है अदा करता है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है इसका, क्योंकि जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो मैक्स टू मैक्स हिस्ट्री हो गया या इस तरह के जो स्टैट्स होते हैं उसके क्वेश्चन जो है आपको यहीं से निकल के आते हैं। तो क्वेश्चंस का जो सारा पैटर्न होगा वो यहीं से होगा, क्योंकि आज चलो हमने कुछ पूछ लिया, आज हमने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पूछ लिया, कल अगर पानीपत बैटल के बारे में अगर पूछा जाएगा तो दूसरा का पूछ लेंगे, तीसरा पूछ लेंगे, या उसके बीच में हुई लड़ाई को पूछ लेंगे। तो इससे क्या आपको समझ में आया कि हमारा एक चैप्टर होना चाहिए, यानी कि एक सेपरेट टॉपिक होना चाहिए किस चीज़ों के बारे में, बैटल्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी गई है इंडिया में, ठीक है, बिफोर कमिंग ऑफ द मुगल एम्पेयर और आफ्टर द मुगल एम्पेयर, ठीक है। तो जब इसके बीच में हम पढ़ेंगे कि चलो बैटल ऑफ चौसा क्या था, बैटल ऑफ पानीपत क्या था, मराठा के टाइम में जो बैटल लड़ी गई थी सालाबाई हो गया और इस तरह की चीज़ें, तो जब हम एक एक करके बैटल्स को कवर कर लेंगे तो हम, अब बताइए, अब आपका जब अगले एग्जाम से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ने जैसा है, क्योंकि आपका PYQ से पैटर्न का पता चल गया, PYQ से क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल गया, PYQ से आपको एक आइडियाज़ लग गया कि हाँ आप क्या पूछने वाले हो अगले एग्जाम में और किस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हो। और आपको उसके साथ साथ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करवा दूंगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि एक तरह से आपका चैप्टर डिस्कशन हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट जो कवर है, मैंने पहले क्लासेस में बताया था कि जो कंप्लीट कवरेज है आपका, कंप्लीट हिस्ट्री इंक्लूडिंग ऑल मॉडर्न, एंसेंट, मिडाइवल, साथ ही साथ आर्ट और कल्चर, तो ये कंप्लीट आपका मैं इसमें कवर करवा दूंगा, तो आपको इससे परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आप कंटिन्यू क्लासेस कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस आते हैं 68 पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 69 तक के एनालिसिस को हमने कवर कर लिया था। अब हम आते हैं 68 पे। 68 में क्वेश्चन था आपका कि एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा, ठीक है, हमारा बिहार कुछ चकोराकार का है, तो क्या पूछ रहा है कि जो साउथ ऑफ गंगा, गंगा देखो, एक तो गंगा नदी हमारे बिहार को बिल्कुल डिवाइड कर देती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होली रिवर इंडिया का। गंगा के गंगोत्री ग्लेशियर्स हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, फ्लो होकर वेस्ट ऑफ बंगाल में जाके फाइनली ये मर्ज हो जाती है, मिल जाती है। तो इसका एक लंबा प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है, हमारे बिहार में भी, और बीचों बीच ये बिहार को डिवाइड करती है। इसीलिए बिहार का जो लैंड है आप देखेंगे कि अगर हम ऊपर की बात करें, ठीक है ना, फर्टिलिटी वाली लैंड है, हमेशा फ्लड प्लेन बनता है, ऑक्सबो लेक बन रहा है यहाँ पे, है ना, बहुत सारे यहाँ पे जो ओरिजिनेशन ऊपर जो हिमालय का तराई बेल्ट है वहाँ से जो बहुत सारी नदियाँ निकल के इसकी सहायक नदी बन जाती है, नेपाल की तरफ से आने वाली बहुत नदियाँ सहायक नदी बन जाती है। तो गंगा का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, ठीक है। और अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे जो है आपका बिल्कुल कंकरीला पथरीला बंजर जमीन का ये हमारा साउथ बिहार, ठीक है, मिनरल से भरा हुआ एरिया है ये। और अब तो हालांकि मिनरल्स हमारा ज़्यादातर कहाँ चला गया है बच्चों, झारखंड में। तो कंकरीला पथरीला है, यहाँ जो नदियाँ होती है वो पेरेनियल नहीं होती है। पेरेनियल कहने का मतलब है बच्चे, जब गंगा नदी है और जो हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली नदी है, या कोई भी ऐसे पहाड़, इंडिया के अलावा हम बाकी देशों की बात करें तो कोई भी ऐसे पहाड़ जहाँ पे हमेशा बर्फ जमा होता है और वहाँ से जब नदियाँ बहती है तो उस नदियों में पानी हमेशा रहता है। पेरेनियल रिवर जहाँ पे ग्लेशियर पिघलते हैं और नदियों में पानी का बहाव रहता है। लेकिन अगर हम साउथ उस तरह से हम डेजर्ट एरिया की बात करें, प्लेट्यू एरिया की बात करें, क्योंकि हमारा ये पार्ट तो प्लेट्यू है ना, प्लेट्यू है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, अपलिफ्ट है चारों तरफ से, तो यहाँ जो नदियाँ बहेगी वो पैरेलल नहीं होगी, क्योंकि बारिश होगी किसी मौसम में, अगर उसके ऊपर पहाड़ों के ऊपर पानी जमा हो जाएगा और वो लेक के फॉर्म में वहाँ से पानी निकलते हुए यहाँ से बहेगी। तो ये एरिया इसलिए सूखा होता है, मौसम में यहाँ पे हरियाली आती है, मौसम में खेती होती है, बाकी टाइम ये सूखा रहता है। तो ऊपर गंगा का एक बहुत बड़ा अपना इंपॉर्टेंस है इसमें। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं कि साउथ ऑफ द गंगा, यानी गंगा का, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ आपके लिए, कि गंगा के साउथ पार्ट को क्या कहते हैं, यानी गंगा की, समझो ये गंगा नदी गुजरी बिहार से, तो गंगा के नीचे साउथ वाले पार्ट्स को, ठीक है, कौन सा एरिया था पहले। आपका ऑप्शन है तक्षशिला, चोला, अनर्था, एक से ज़्यादा या कोई भी नहीं।
तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। वैसे तो इसमें आंसर आपका ठीक है, तक्षशिला है, चोला नर्ता है, कोई भी नहीं है, मगधा है आंसर। हम देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है। तो आपका एंशिएंट टाइम में जो गंगा के साउथ वाला पार्ट था, साउथ गंगा जो पार्ट था वो मगध था, जो मैंने आपको बताया कि मगधा था, ठीक है। तो अब अगर आप इसके बीच में जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे जो साउथ का गंगा था वो मगधा, तो इसमें आंसर्स तो है नहीं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। और हम देखते हैं उसमें जो बाकी दो क्वेश्चंस थे, यानी एक तक्षशिला था, है ना, ये कहाँ सिचुएटेड है बच्चे, तो ये है इंडस और झेलम नदी के बीच में, है ना, यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की तरफ चले जाइए आप, पंजाब से उस प्रांत में, तो तक्षशिला था, वहाँ पे हुआ करता था। उसके बाद चोला किंगडम, ये भी आपके आंसर्स में ऑप्शन है, तो चोला किंगडम के बारे में मैंने लिख दिया है कि ये गोदावरी नदी के साउथ में था, यानी गोदावरी नदी के साउथ में चोला किंगडम था। और जो अनर्था था, थर्ड ऑप्शन था आपका, ठीक है, ये जो है वैदिक काल, वैदिक पीरियड के टाइम में ये नदियाँ थी। तो ये जो महाभारत से भी इसका लिंक है, याद रखिएगा, अनर्था नदी महाभारत से भी लिंक है, और ये आज के टाइम में जो गुजरात स्टेट है उसके नॉर्थ पार्ट में था, है ना, नॉर्थ गुजरात की तरफ ये नदी बनती थी। तो ये चार नदी, ठीक है, तक्षशिला, चोला, अनर्था, ये नॉर्थ ऑफ द गुजरात के बीच में, गोदावरी नदी के बीच में, और झेलम और इंडस के बीच में, ठीक है। और जो गंगा के साउथ में था वो था हमारा मगधा नदी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें से कौन सा मेड एन ऑफर, हुमायूं ने, देखिए हुमायूं जो है, ठीक है, मुगल एम्पायर जो था, उसने बिहार में किसको कहा था कि सरेंडर करो और 10 लाख दिनार हमें एनुअल ट्रिब्यूट दो। पहले जो देखो, किसी भी एरिया को अगर हम कब्जा करें, ठीक है, तो पार्टिकुलर ओके स्टूडेंट, तो हम देख रहे थे कि हुमायूं ने किसको कहा था कि भाई बिहार को हमें सरेंडर कर दो, ठीक है, और 10 लाख का ट्रिब्यूट दो। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि बहुत पार्ट में क्या होते थे कि दूसरे दूसरे किंगडम भी होते थे, है ना, छोटे छोटे किंगडम्स होते थे। तो अगर आपको एक जगह से टेरिटरी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पतन होता है बाबर के आने के साथ साथ, तो मुगल एम्पायर की शुरू होती, तो दिल्ली तो केंद्र था, ठीक है, तो बिहार बंगाल के प्रोविंस के तरफ अभी भी वहाँ पे जो था शेर खान का रूल्स, है ना, शेर शाह सूरी जिसको बोल लो या शेर खान बोल लो, उसकी, ठीक है, अपनी डायनेस्टी थी। तो इस हुमायूं ने इसे कहा, ठीक है, कि आप 10 लाख दो और या बिहार सरेंडर कर दो, तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा, शेर खान। अब इसके बारे में, अब इसी बात को मानने से मना कर दिया था शेर खान ने, और इसी को लेकर होता है बैटल ऑफ चौसा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि बैटल ऑफ चौसा, तो बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेर खान के बीच में, क्योंकि शेर खान ने इनकी बात मानने से मना कर दिया, और इसी बीच में बैटल होता है, और बैटल करके हुमायूं को ही लॉस है, क्योंकि भैया हुमायूं हार जाते हैं, है ना, और शेर खान लंबे समय तक, करीबन 10 साल तक जो है दिल्ली में रूल करते हैं वापस। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, शायद मैंने आपको पिछले क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि जो गोपाला थे जिन्होंने पाल डायनेस्टी की स्थापना की थी, ठीक है, बिहार बंगाल प्रोविंस में, जो बिहार बंगाल उड़ीसा जो आज है, ठीक है, वहाँ तक इनकी जो टेरिटरी थी रूल्स हुआ करता था, और इन्हीं का लड़का था, इनका जो बेटा था कौन था, धर्मपाल, ठीक है, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो आंसर इज धर्मपाला, मैंने इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुदर्शन लेक, ठीक है, कौन से किस टाइम में, 2nd सेंचुरी सी, है ना, 2वीं शताब्दी में सुदर्शन लेक, जो कि एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है। अब याद रखिएगा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछा था, शायद ये लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आया था कि विच वन ऑफ द आर्टिफिशियल रिजर्वायर, आर्टिफिशियल लेक, देखो उसने बस आर्टिफिशियल लेक पूछा था और ऑप्शंस में था सुदर्शन लेक। बीपीएससी ने क्वेश्चंस को रोटेट कर दिया कि सुदर्शन लेक जो कि आर्टिफिशियल रिजर्वायर था, किसने बनवाया था उसको, ठीक है। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, यानी कि देखो अगर एक चीज़ आप कर रहे हो तो आपका दोनों एग्जाम्स जो है साथ ही साथ कंप्लीट हो रहा है और चल रहा है। तो रुद्रमान ने इस लेक को बनवाया था, ठीक है, देखिए रुद्रमान एक सका रूलर था, याद रखिएगा, और इसने किसके अगेंस्ट फाइट किया था, सतवाना डायनेस्टी को हराया था। हालांकि जब हम साउथ की डायनेस्टीज को पढ़ेंगे तब इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे प्रॉपर हर एक डायनेस्टी के बारे में,
ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम से जो रिलेटेड है या फिर क्वेश्चंस इस तरह के कुछ आ जाए जो आपको हार्डली बुक्स में ढूंढेंगे तो मिलेगा, कि ये पहला था जिसने सबसे लंबा इंस्क्रिप्शंस निकाला था। रुद्रमान वाज द फर्स्ट रूलर हु इशूड द लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस, है ना। और इंस्क्रिप्शंस कौन सा था? संस्कृत में निकाला था इसने, चैस्टी, है ना, चैस्टी इंस्क्रिप्शंस। तो रुद्रमान जो है आपका इसका आंसर था। अब देखते हैं विच ऑफ द कौन सी बैटल जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है ना, कौन सी बैटल करेक्टली मैच्ड नहीं है, यानी कौन सा बैटल जो है सही तरीके से मिलान नहीं किया गया है यहाँ पे। तो आपको मैंने ये पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि पहला पानीपत, दूसरा पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, ठीक है, करेक्ट है। लेकिन जो सेकेंड बैटल है वो हेमू के बीच में हुआ था और अकबर का जो मिनिस्टर्स था, हेमू और अकबर के जो मिनिस्टर्स थे बैरम खान, क्योंकि आपको पता होगा कि जब ये लड़ाई हुई थी तब अकबर बहुत छोटे थे, बच्चे थे अकबर, है ना, अकबर एक बच्चा था। तो इसकी जगह से इसके तौर पे कौन लड़ा था इनकी तरफ से? बैरम खान, उधर से हेमू, ठीक है। तो सेकेंड बैटल ऑफ जो पानीपत है ये रॉन्ग आंसर है। हल्दी घाटी तो आपको पता ही है, जो अकबर है और महाराणा प्रताप है, ठीक है, महाराणा प्रताप जी और अकबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं था? तो आंसर सेकेंड, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकद्दम और चौधरी, आज भी ये टाइटल चलती है इंडिया में, मुकद्दम और चौधरी किसके समय में? दिल्ली सल्तनत के टाइम में ये डेजिग्नेशन किसको दिया जाता था? अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जब कल आप अगर मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जब हम मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे और जब हम एंसेंट और मेडाइवल करेंगे तो उसमें एक जो चैप्टर है दिल्ली सल्तनत, जो टॉपिक मैं निकालूंगा उसमें से दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको कल भी मैंने बताया था जिसमें आपको 7th की बुक्स और 8th की एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ इसके कीवर्ड, है ना, कीवर्ड्स जो है देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कीवर्ड्स होते थे उसमें आपको अलग से एक वो बना हुआ है और मैं भी आपको अगले क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा हर एक टाइटल्स के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत और मुगल के टाइम के टाइटल्स बहुत पूछे जाते हैं, यूपीएससी हो या बीपीएससी के एग्जाम्स हो, ठीक है, उनके टाइटल्स, क्योंकि जो अरेबिक वर्ड है, अरेबिक है ना, अरबी शब्द है, उनके टाइटल्स, उनके नाम से भी टाइटल्स होते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम में, क्योंकि सारे तो सेंट्रल एशिया के रूलर्स थे या फिर ऊपर मंगोल से आए हुए रूलर्स थे, तो वो मुस्लिम थे और उनकी टाइम में जो टाइटल्स मिलती थी वो अरेबिक शब्दों की टाइटल्स थी। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो मैं जब दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल एम्पायर पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं एक एक करके आपको सारा क्लियर कर दूंगा टाइटल्स और उसके जो नेम होते थे, ठीक है। तो देखो चौधरी किसको कहते थे आज के टाइम में? चौधरी साहब, फिल्मों में आपने देखा होगा, गांव के जो हेडमैन थे चौधरी साहब हुआ करते थे वो, है ना। तो इसका मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और उसके हेड के बारे में लिख भी दिया है। जैसे देखो इकता प्रोविंस को कहा जाता था और इसको जो हेड करते थे वो थे मुफ्ती और वालिया, है ना। इकता प्रोविंस को कहा जाता था, हेड करने वाले मुफ्ती और वालिया। सिख यानी डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता था और इसको जो लीड करते थे हेडमैन थे उनका सिकदार। प्रांगना, तालुक को प्रांगना कहा जाता था और उसको चौधरी साहब या अमीर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे, और गांव को, ठीक है, ग्राम कहा जाता था, और मुकद्दम या खुद जो है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव करते थे, एडमिनिस्ट्रेट करते थे वहाँ की चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवाकत अकबरी। मैंने बता दिया कि हम ये कर लेंगे, मुगल पीरियड और दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो हर एक टाइटल के बारे में बताऊंगा। तो निज़ामुद्दीन अहमद ने, ये निज़ामुद्दीन अहमद ने, ठीक है, इसको लिखा है, याद रखिएगा। और किससे रिलायबल है ये? अबुल फजल अकबरनामा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा और ये पूछा था तवाकत अकबरी किसने लिखा था, तो निज़ामुद्दीन आ लिया। जो आपका सेकेंड ऑप्शन है अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाह नामा लिखा है, ठीक है, और गुलबदन बेगम ने आपको हुमायूं नामा लिखा है। तो मैंने यहाँ पे दो बाकी बुक्स के नाम भी लिख दिए कि क्या पता अगली बार जो है बीपीएससी आपको ये क्वेश्चन शिफ्ट कर दे, ठीक है। विजयनगर के टाइम में नगलापुरम किसे कहा जाता था? ठीक है, विजयनगर के टाइम में अगर देखें एक टाउनशिप था, ठीक है ना, सबर्ब टाउनशिप, जिसको नगलापुरम कहते थे। तो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य है ये, है ना। कहाँ का? साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया जब हम पढ़ेंगे सदर्न पार्ट का, जब जितने भी रूरल्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे विजयनगर का अपना इतिहास, है ना। वैसे तो इनकी जो स्थापना की थी हरिहर और बुक का, ये क्वेश्चन यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ने मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है कि हु इस्टैब्लिश द विजयनगर एम्पायर। तो याद रखिएगा हरिहर और बुक का, ठीक है।
हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कृष्णदेव राय। इन्होंने विजयनगर के बगल में एक राज्य बसाया था, एक टाउनशिप बसाया था अपने माँ के नाम पे, ठीक है, इनके माँ के नाम पे था ये, इन्होंने नगलापुरम नाम दिया था इनको, ठीक है, किसके, आफ्टर हिज मदर्स नेम, अपने माँ के नाम पे इन्होंने वो टाउन बसाया था नगलापुरम। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कृष्णदेव राय तुलुवा डायनेस्टी के थे, है ना, क्योंकि विजयनगर एम्पायर में 3 डायनेस्टी वो हो गए थे, तुलुवा और अरविदु, 3 डायनेस्टी थे, तो ये तुलुवा डायनेस्टी के रूलर थे, ये याद रखिएगा। हालांकि तुलुवा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो वीर नरसिम्हा है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। कृष्णदेव राय ने, ठीक है, इसको फाउंड नहीं किया था तुलुवा डायनेस्टी को, फाउंडर कौन है, वीर नरसिम्हा, और कृष्णदेव राय तुलुवा डायनेस्टी के थे, है ना। और इस इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इनको 2 नामों से बुलाया जाता था, इनका 2 इंपॉर्टेंट नाम था, आंध्र भोज या आंध्र पितम महा, ठीक है ना, आंध्र पितामाला और आंध्र भोज, इनको 2 नामों से भी जाना जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज फॉर द यूपीएससी स्टूडेंट ऑल्सो एंड बीपीएससी। इनके टाइम में जो फॉरेनर ट्रेवल, देखो हर रूलर के टाइम में फॉरेनर ट्रेवल्स आते थे, जिस तरह हमने पिछली बार क्वेश्चन देखा था कि फायान आया था चंद्रगुप्ता के टाइम में, वानजांग आपको हर्षा के टाइम में आया था, हर्षवर्धन के टाइम में, उसी तरह से इनके टाइम में भी फॉरेनर ट्रेवल्स आए थे। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने भी मल्टीपल टाइम पूछा है, कौन आया था, डोमिंगो पास, और दूसरी नाम जो है ये शायद ही पूछा जाता है एग्जाम में, बट ठीक है, द्वारते बारबोसा, ये भी इनके टाइम में आए थे। कृष्णदेव राय जी के बारे में आप जान जाइए, इन्होंने लिटरली इनका जो लिखनी में जो इनका काम है उनमें है अमुक्त मत्यादा, ठीक है, ये तेलुगु में लिखा गया है। दूसरा है इसका जामवाती कल्याणम संस्कृत में, तो इनका 2 लिटरेरी वर्क है। तो देखिए ऑलमोस्ट कृष्णदेव राय के बारे में आपको बता दिया है, अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो इसी बीच घूमता रहेगा, ठीक है। तो हम 68 तक के क्वेश्चंस का एंसेंट और मेडाइवल जो है उसमें जो भी 68 में क्वेश्चंस आए थे उसको हमने डिस्कस किया है। अगर कोई कुछ क्वेश्चंस रह गया होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और आपको अगर हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दर साइंस अकेडमी में आप एनरोलमेंट करवाइए अपने किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को लेके, साथ ही साथ यूपीएससी के एग्जाम्स को लेके। थैंक यू।